और एक अजीब सी गहरी आवाज में कहा, तुम सब मरोगे, एक एक करके मरोगे। तुम सबका वो हाल होगा कि एक दूसरे के ऊपर तरस खाकर खुद अपने दोस्तों को जान से मार दोगे। शुरुआत हो चुकी है। इतना कहकर वो एकदम से चुप होकर जमीन पर गिर गया। पर अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगा। दर्द से चीखते हुए अपने दोस्तों से बोला, कोई मुझे जान से मार दो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग भाग जाओ। उसके शर्ट के भीतर कुछ हलचल होती दिखाई दे रही थी। कप्तान ने हिम्मत करके उसकी शर्ट फाड़ दी और सामने का नजारा देख मानो सबकी रूह कांप गई। उसकी चमड़ी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल होती दिखाई दे रही थी, मानो पेट की चमड़ी के नीचे से कीड़े रेंगते हुए ऊपर जा रहे हैं। जमीन पर पड़ा वो लड़का अचानक से तड़पते हुए चीखने लगा। उसकी यह हरकत देखकर बाकी लोग दूर हट गए। वह लड़का जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दर्द के मारे उसने अपना गला पकड़ा और जोर से उल्टी कर दी। जमीन पर मांस खाने वाले लार्वा फैल गए। यह देख सबके होश उड़ गए। लड़कियां डर के कारण शिप की तरफ भागने लगी। कप्तान ने अपनी गन निकालकर उस लड़के के सिर पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। अपने दोस्त को जमीन पर मरा देख उसके दोस्त ने कप्तान की तरफ गुस्से से देखकर कहा, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे दोस्त को मार दिया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अपनी गन पॉकेट में रखकर कप्तान ने कहा, मुझे छोड़ने पकड़ने के बारे में बाद में सोचना, पहले यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में सोचो तो बेहतर होगा। और हाँ, अपने दोस्त की मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। मैंने मना किया था नीचे उतरने के लिए, फिर भी तुम लोग नीचे उतरे और ऐसे चल रहे हो जैसे गार्डन में घूमने या छुट्टी मनाने के लिए आए हो। हम जिस मुसीबत में फंसे हैं उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर कप्तान ने उस शिप की तरफ जाने का इशारा किया और जमीन पर पड़ी उस लाश की तरफ नजर घुमाई और देखता ही रह गया, क्योंकि उन लार्वा ने लाश का पूरा मांस खा लिया था और केवल हड्डियां बची थी। कप्तान अब जंगल के अंदर उस लड़की को ढूंढने के लिए चल पड़ा। टॉर्च की रोशनी में वो एक एक कदम संभल कर रख रहा था। इतनी देर से खामोश पड़े उस घने जंगल से अचानक रात के कीड़ों की कर कर करती आवाज उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई चारों ओर फैलने लगी। कप्तान धीरे धीरे उस घने जंगल में भीतर चला जा रहा था। पहाड़ी की तरफ चढ़ते हुए उसे घूप अंधेरे में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। वह एकदम से रुक गया, आवाज को गौर से सुनने लगा। आवाज की दिशा समझ में नहीं आ रही थी, पर वो दर्द भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डालकर देखा, पर घने जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई और दोबारा चारों ओर रात के कीड़ों की डरावनी आवाज गूंजने लगी। कप्तान को भी अब डर लगने लगा। क्या करूं? इन सबको यहीं छोड़कर अपने साथी को लेकर यहां से निकल जाऊं? इनके लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? वो सोच ही रहा था कि तभी दोबारा उसे वही सिसकियों की आवाज आने लगी। अब उसका दिल भी डर के कारण जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार आवाज की दिशा उसे समझ आ रही थी। वह संभल कर कदम बढ़ाने लगा। आवाज सामने वाले एक बड़े से पेड़ के पीछे से आ रही थी। उसने अपनी गन निकाली और हाथों को क्रॉस करके एक से टॉर्च की रोशनी, दूसरे हाथ से गन का निशाना पेड़ पर लगाए वो आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो पेड़ के पास पहुंच गया और टॉर्च की रोशनी डाली, पर वहां तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक लकड़ी की बनी काली गुड़िया के। उसने चारों ओर रोशनी घुमाई, पर कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। उसने अपनी गन पॉकेट में रखकर पेड़ से टंगी एक गुड़िया को उठाया और टॉर्च की रोशनी में देखने लगा। बड़ी अजीब सी गुड़िया थी। लकड़ी से बनी उस गुड़िया को हाथ से तराशा गया था। सफेद रंग से बनी उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थी, मानो वो आंखें उसी को घूर रही थी। काले घुंघराले बाल असली लग रहे थे। उस गुड़िया को काले धागों से लपेट कर रखा था। कप्तान उस धागे को धीरे धीरे खोलने लगा। तभी उसे अपने पीछे फैले घूप अंधेरे में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय काले अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर किसी खूंखार जानवर की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। उसने दोबारा गुड़िया से बांधा वो धागा पूरी तरह से खोल दिया और अगले ही पल
झटके से उसके हाथ से किसी चमगादड़ की तरह हवा में गायब हो गई। पर चमगादड़ की खौफनाक आवाज चारों ओर गूंजने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी हवा में इधर उधर दौड़ाई, पर वो झट से नजरों से ओझल हो गई थी। सब कुछ शांत हो गया और कप्तान की नजर घनी झाड़ियों के बीच से आने वाली रोशनी पर गई। वो जगह घने पेड़ों की डालियों से बरगद की पेड़ की जमीन तक आने वाली जड़ों से पूरी तरह से ढकी हुई थी। गन पॉकेट में रखकर उसने जूतों में छुपाया तेज धार वाला चाकू निकाला और टहनियों को काट कर हटाता हुआ आगे बढ़ने लगा। बगैर अपने पैरों की आवाज किए वो धीरे धीरे चलने लगा और तभी उसकी नजर कुछ ही दूरी पर गई। ग्रुप की वो लड़की गले तक खोदे गए गड्ढे के भीतर थी। कप्तान उसे देखता हुआ चलने लगा। जमीन पर उसे खुदाई में इस्तेमाल हुए फावड़े और बाकी सामान दिखाई दिया। वह समझ नहीं पा रहा था। उस लड़की को देखकर उसने पूछा, तुम इस गड्ढे में क्या कर रही हो और ये गड्ढा बनाया किसने था? पर वो लड़की वैसे ही खामोश खड़ी थी। बगैर पल के झपकाए उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। कप्तान अब गड्ढे के पास पहुंचा और देखा कि गड्ढे के भीतर जहां वो लड़की खड़ी है उसके पैर के पास एक लंबा ताबूत जैसा एक बक्सा निकला हुआ है। वो आगे कुछ बोलता कि तभी वो लड़की बेहोश होकर अंदर ही गिर पड़ी। अब नीचे उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। नीचे जाकर लड़की को उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो बेहोश थी। अब उसे कंधे पर लेकर गड्ढे में खड़ा हो गया, जिसकी वजह से जमीन पर सरकाने में आसानी हो गई। पर उसके पैर से वो ताबूत का दरवाजा थोड़ा हिल गया। नीचे झुककर उसने धीरे से वो दरवाजा सरकाया और अंदर का नजारा देखकर उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। अंदर एक गली हुई लाश थी। चमड़ी पूरी तरह से हड्डियों से चिपक गई थी। उसके बाल काफी लंबे थे, जो उसके घुटनों से भी नीचे मालूम पड़ रहे थे, और उसकी आंखें। लाश पूरी तरह से गल जाने के बावजूद उस लाश की आंखें खुली थी और लग रहा था उसमें अभी भी जान है। उसने थोड़ा नीचे झुककर गौर से देखा। उसकी आंखों के पास एक निशान बना हुआ था, जैसे उन्हें कस के बांधा गया था। ज्यादा ना सोचते हुए उसने दोबारा वो ढक्कन जैसा दरवाजा ताबूत पर सरका दिया और ऊपर आ गया। वो लड़की अभी भी बेहोश पड़ी थी। हेलो, उठ जाओ मैडम, ये तुम्हारे घर का बेडरूम नहीं है। वो लड़की धीरे धीरे होश में आने लगी, पर तभी उसकी नजर उस लड़की के हाथ पर पड़ी एक पट्टी पर गई। उसने वो पट्टी अपने हाथ में लेकर देखा तो उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। वह कपड़े की मिट्टी की वजह से मैली हो गई थी, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पट्टी साफ करके देखा। यदि त्वा पट्टिका निष्काशयसि तहे पिशाचः जागरिष्यति। उसे इन शब्दों का